नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। सवाल आपका, मैं आप सभी का स्वागत है। औलाद से नाउम्मीदी का दंश झेलने वाले बूढ़े माँ बाप के लिए एकमात्र सहारा अगर उसके बाद कोई होता है तो वो वृद्धाश्रम होते हैं। अपनों की और जमानों की ठोकरों से खुद को सुरक्षित रखने के लिए इन वृद्ध लोगों के लिए ये आसरा डूबते को तिनके का सहारे के समान होते हैं। लेकिन जब ये आसरा भी बूढ़े लोगों की जिंदगी में जहर घोल दे तो फिर कहां जाया जाए। इसका जीता जागता उदाहरण रेवाड़ी का एक वृद्धाश्रम है, जिसका काला सच आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। रेवाड़ी वृद्धाश्रम का काला सच एक बार फिर से सामने आया है। जो सच हम आपको दिखाने वाले हैं उससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रोने की वो चीख जो कभी चार दीवारी से बाहर न निकली, वो सच जो अधिकारियों ने आज तक बाहर न आने दिया, मार पिटाई का वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं, वो तस्वीर आपको दिखाएंगे जिसमें एक वृद्धा के साथ वृद्धाश्रम में मारपीट की जा रही है। तस्वीर जरा दिखाई जाए। ये वृद्धाश्रम के महिला वार्ड का दृश्य है, जहां एक वृद्धा को एक महिला डंडों से पीट रही है। वृद्ध महिला जोर जोर से चिल्ला रही है, बचाने की भीख मांग रही है, लेकिन वृद्धाश्रम में उपस्थित कर्मचारी महिला को छुड़ाने के बजाय वीडियो बना रहे हैं। यही एक सच नहीं है, बल्कि इसका और भी एक काला सच है, जहां एक वृद्ध महिला वृद्धाश्रम के ही 2 कर्मचारियों पर दुष्कर्म का आरोप लगाती हैं। इसकी शिकायत महिला थाने में दी जाती है। अपने आप को महिलाओं के प्रति संवेदनशील होने का दावा करने वाली रेवाड़ी पुलिस महिलाओं के प्रति कितनी संवेदनशील है, इसकी भी वानगी देखिए। वृद्ध महिला ने 22 सितंबर को थाने में शिकायत दी थी। आज 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, 1 महीना हो चुका है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच करने की जहमत नहीं उठाई है। शिकायत करने वाली वृद्ध महिला रात को दूसरे माले की खिड़की से कूदकर नीचे आई, वृद्धाश्रम की 4 दीवारी को फांद कर चली गई, लेकिन वृद्धाश्रम के सुरक्षा कर्मियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। ये 2 बड़े मामले हैं जो रेवाड़ी के वृद्धाश्रम से सामने आए हैं। तस्वीर हमने आपको दिखाई कि किस तरह से एक वृद्ध महिला को डंडों से पीटा जा रहा है, और दूसरा मामला ये कि एक वृद्ध महिला ने आश्रम के ही 2 कर्मचारियों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है, लेकिन पुलिस ने 1 महीने से ज्यादा का वक्त होने के बाद भी कार्रवाई नहीं की है। और अब ये खबर भी आ रही है कि वो महिला जिसने दुष्कर्म का आरोप लगाया था वो इस आश्रम को छोड़कर जा चुकी हैं, और उनके बारे में अब तक किसी को कोई भनक नहीं लगी है। यानी उनको अब तक खोज निकाला नहीं गया है। वो दूसरे माले को फांदकर दूसरे माले से निकलकर जैसे तैसे करके निकल जाती हैं, लेकिन सुरक्षा कर्मियों को इसकी जानकारी तक नहीं होती है। जिन वृद्धाश्रमों को लेकर ये कहा जाता है कि अगर अगर औलाद ने अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया है तो उनके लिए यहाँ पर आसरा मिल जाता है, लेकिन इन आश्रय स्थलों पर भी महिलाओं के साथ, वृद्ध महिलाओं के साथ, वृद्ध बुजुर्गों के साथ, वृद्ध आदमियों के साथ, लोगों के साथ इस प्रकार का गलत काम किया जाएगा तो फिर लोगों को ये आसरा जहाँ पर मिलता है उन पर भरोसा कैसे होगा। अधिकारी क्या कहते हैं इस पूरे मामले को लेकर, वो सुनवा देते हैं। अभी हम जांच चल रही है, जांच की थी, जांच के दौरान कई तथ्य सामने आए हैं। उन तथ्यों का हर पहलू पर हम जांच कर रहे हैं। साथ में उनका डीएनए वगैरह चेक के लिए हमने भेजा हुआ है। उसके रिजल्ट आने पर जैसी सूरत हो कार्रवाई होनी चाहिए। तो अधिकारी का ये कहना है कि इस पूरे मामले की हम जांच कर रहे हैं, कई तथ्य सामने आए हैं। यानी इस आश्रम के ऊपर जो बात हम कह रहे हैं उनमें भी कई सारी बातें हैं, जो आरोप लग रहे हैं उस पर भी पुलिस जांच करेगी। लेकिन सवाल केवल इस वृद्धाश्रम का नहीं है। देश में ऐसे बहुत से वृद्धाश्रम हैं जहां पर इस प्रकार की खबरें सामने आती रहती हैं। बड़े बुजुर्गों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए, और जिस भरोसे के साथ लोग वहां पर जाते हैं, हालांकि वो भी एक मजबूरी है, लेकिन उस मजबूरी का भी कर्मचारी लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। ये कहाँ की इंसानियत है। कुछ सवाल हैं, वो सवाल आपको दिखाते हैं और उसके बाद आपसे इस पूरे प्रकरण को लेकर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आपका अपना मंच है और आप इस कार्यक्रम में अपने फ़ोन के जरिए जुड़ सकते हैं। वृद्धाश्रम कारावास क्यों बन गया? बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट क्यों की गई? वृद्धाश्रमों का क्या यही काला सच है जो सामने आया है?
इंसानियत का पतन क्यों हो रहा है? बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इंसानियत अगर जिंदा है तो सब कुछ ठीक है, लेकिन वो मर जाए तो फिर इंसान के लिए इस दुनिया में जीना मुश्किल हो जाता है, खासकर बड़े बुजुर्गों के लिए। नंबर आपके स्क्रीन पर दिखा देते हैं, इन नंबर पर आप कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, उन मेहमानों से आप लोग सवाल पूछ सकते हैं, अपनी राय जाहिर कर सकते हैं। और आपको भी ऐसा लगता है, ये नंबर आपके स्क्रीन पर है, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके इलाके में कोई वृद्धाश्रम है, कोई आपके इलाके में अनाथ आश्रम है, कोई आपके इलाके में इस प्रकार का कोई आश्रय स्थल है जहाँ पर लोगों को आसरा मिलता है, लेकिन वहाँ पर गलत तरीके का व्यवहार उनके साथ किया जाता है, तो आप उसकी जानकारी भी खबर फास्ट के इस मंच के जरिए दे सकते हैं। क्योंकि हम आपको लगातार बताते हैं, ये आपका अपना कार्यक्रम है, आपका अपना मंच है और इस पर आप खुलकर अपनी बात रख सकते हैं, खुलकर अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं। लेकिन ये हमें ख्याल रखना है कि आप जो भी सवाल पूछें, जो भी बात रखें, आपसे उम्मीद करते हैं हम कि आप मर्यादा में रहकर सवाल पूछेंगे, मर्यादा में रहकर आप अपनी बात रखेंगे। क्योंकि ये जो मंच है, ये आपका अपना मंच है और मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी आपके अपने मेहमान हैं। परिचय करा देता हूँ, संतोष दहिया हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका खबर फास्ट पर। और सोमवीर शौराण जी अधिवक्ता हैं। सोमवीर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संतोष दहिया जी, खबर रेवाड़ी से आई। हालांकि हम ये नहीं कहते कि ये सिर्फ एक खबर है, हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे आश्रम हैं, वृद्धाश्रम हैं, इसके अलावा अनाथ आश्रम हैं, जहाँ से रोज़ाना खबरें सामने आती हैं। बहुत से ऐसे NGOs हैं जो इस प्रकार के काम करते हैं, लेकिन वहाँ की बहुत सी ऐसी खामियां निकल कर सामने आती हैं, जहाँ पर बुज़ुर्गों के साथ, बेसहारा लोगों के साथ बहुत तरीके के गलत काम किए जाते हैं, जो किसी भी लिहाज से बर्दाश्त के काबिल नहीं है। लेकिन प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल तब खड़े हो जाते हैं जब एक महिला ये आरोप लगाती है कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया। 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया, लेकिन शिकायत दर्ज नहीं की गई। उसके साथ साथ वो महिला जिसने आरोप लगाया वो अब उस आश्रम में भी नहीं है, उसको छोड़कर जा चुकी है और कर्मचारियों को भनक तक नहीं है। कितना गंभीर ये मसला है जिस पर आज हम बात कर रहे हैं। संदीप जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी, आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप हमेशा ये संजीदा मुद्दों को उठाते हैं और ऐसे ऐसे जो वीडियोस, ऐसी ऐसी घटनाओं को लोगों के सामने लेकर आते हैं जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते। इसलिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि आपने पहले सोनीपत वाला वो जो घर में एक लेडी थी, अपनी बहुत ही बुजुर्ग सास को पीटती है, वो भी आपके थ्रू उठाई गई वो बात और हमने उस पर कार्रवाई करवाई और वो लड़ाई हमने लड़ी और उसको गिरफ्तार कराया गया। अब जो आज वाली वीडियो है, सच में देखकर शमशेर भाई इतना खून खोल उठा मेरा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि इंसानियत कहाँ गिर गई। देखिए, जब बुजुर्ग, जो मैं ये कहूँगी कि ये जो बुजुर्ग हैं ये तिरस्कृत हैं, अपने बच्चों के द्वारा तिरस्कृत पेरेंट्स को, बुजुर्ग जो ऐसे हैं जिनको घर में इज्जत नहीं मिलती, जो घर में जो लड़के रखना नहीं चाहते। संतोष दहिया जी, थोड़ी सी आवाज में दिक्कत आ रही है, मुझे लगता है कि थोड़ी तकनीकी दिक्कत है। मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से आपके पास कॉल की जाए, आपका फोन मिलाया जाए और जो दिक्कत आ रही है, जो आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाए। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, तब तक उनसे पूछ लेते हैं क्या वो कहना चाहते हैं। SN चहल है कुरुक्षेत्र से। चहल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। बोलिए जी। अरे भाई, ऐसा जो बुजुर्गों की समस्या में तो दिखा रहे हैं जी, तो अच्छा। नमस्कार सर। चहल साहब नमस्कार। टीवी सेट की आवाज कम कर दें आप, आपकी आवाज, हाँ, ताकि आप ठीक से अपनी बात रख पाए। हाँ, ओके सर। हाँ, गुड इवनिंग सर। संदेश जी, नमस्कार। नमस्कार चहल साहब। सर, ऐसी बात ऐसी है ना, जो बुजुर्गों की समस्या है ना, मैं अभी अकेला हूँ, मतलब तो पता समस्या कि हम भी बच्चों से अलग रहना चाहते हैं। हाँ हाँ जी, सौरान साहब आपको भी नमस्कार। अरे मैडम जी को नमस्कार। भैया जी आपको भी नमस्कार जी। नहीं, आप बच्चे से पता क्या जी, जब अकेला बच्चे से अलग रहना चाहते हैं, कोई ऐसा समाधान हो ना जहाँ बुजुर्ग रहते हो। हाँ बिल्कुल, ये बोला ना जी, बच्चों का कोई दोष नहीं इसमें ना, हमारा दोष है। तो हमारा इनसे विचार नहीं मिलता ना जी। तो ऐसा समाधान हो कोई जो हम अपने सम्मान से अलग रह सके। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। चहल साहब, मैं आपकी बात समझ गया, आप जो कहना चाहते हैं। मैं बातचीत करूंगा इस प्रकरण को लेकर। शुक्रिया।
हाँ जी। थोड़ा सा अब एक बात और मैं दर्शकों को बता दूं कि आप जब कॉल करें तो आप अपने टीवी की आवाज़ कम कर दें, उसकी आवाज़ को बिल्कुल बंद कर दें, ताकि आप तक जो आवाज़ हमारी पहले जानी चाहिए वो बाद में जाती है। फिर आप अपना सवाल जो बताना चाहते हैं, जो बात बताना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं दिक्कत उसमें हो जाती है। चहल साहब का जहाँ तक मुझे समझ आया, मैं संतोष जी आप तक आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल। हाँ, तो पहली बात पूरी कीजिए, फिर मैं सोमवीर जी के पास जाऊंगा। और जो चहल साहब ने बोला कि कोई रास्ता निकलना चाहिए, आपने ऐसे बहुत से ऐसे मसलों को सुलझाया है। ऐसे बुजुर्गों के लिए देखिए, ये सही बात है कि माँ बाप के साथ कई बार औलाद का तालमेल या औलाद के साथ माँ बाप का तालमेल नहीं मिलता, लेकिन उसके लिए ये तो रास्ता नहीं कि माँ बाप औलाद को छोड़ दें या औलाद माँ बाप को छोड़ दे, या फिर ऐसे आश्रय स्थलों के सहारे छोड़ दें जहाँ पर उनके लिए कुछ भी ठीक ठाक नहीं होता है। हाँ, मैं ये कह रही थी शमशेर जी कि सबसे पहले तो आपके चैनल को और आप सबको मैं बधाई देना चाहती हूँ, धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि आप ऐसे संजीदा मुद्दों को उठाते हैं और लोगों तक ये चीजें लेकर जाते हैं। क्योंकि जो आज वाली वीडियो है, जब आपके चैनल से मेरे पास पहुंची तभी मुझे पता लगा कि वहां पर ऐसा ऐसा हादसा हो गया, और सच में वो देखकर इतना खून खोला मेरा कि मुझे समझ नहीं आया कि इतनी इंसानियत कैसे गिर गई। ये जो बुजुर्ग हैं, ये बच्चों के तिरस्कृत पेरेंट्स मैं कहूंगी इनको, क्योंकि जो बच्चे अपने पेरेंट्स को नहीं रखना चाहते, ये वो बुजुर्ग हैं जो घर से तिरस्कृत करके इनको वृद्धाश्रम में छोड़ा जाता है। और वृद्धाश्रम में इस तरह के हालात अगर उनके साथ हैं, इतनी बुजुर्ग महिला को किस तरह से वो महिला पीट रही है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। उस वीडियो बनाने वाले को मैं जानना चाहती हूँ वो कौन है जिसने वीडियो बनाई है, वो उसने बचाया क्यों नहीं? उसने वीडियो बनाने से पहले उस महिला को बचाना चाहिए था, या अगर वीडियो बनानी थी तो वीडियो फोन रख सकता था, लेकिन उसको बचाना चाहिए था। उन्होंने बचाया नहीं उसको, बस उसने केवल वीडियो बनाई। लेकिन जिस महिला ने अत्याचार का आरोप लगाया हुआ है, रेप का आरोप लगाया हुआ है, 1 महीने से एफआईआर दर्ज की हुई है, लेकिन उसकी भी तहकीकात नहीं हुई है, तो ये मसले क्या है? मुझे तो यही नहीं समझ आ रहे। जब अपना घर का मामला जो उठा था तब भी ये समझ में नहीं आया था, अरे जो तिरस्कृत लोग हैं वो लड़कियां, वो पेरेंट्स जाते हैं ऐसे आश्रम में, और जिनको सरकार स्पॉन्सर कर रही है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य, सरकार स्पॉन्सर कर रही है, और ऐसे में ऐसे जो ये लोग हैं जो वहाँ इंचार्ज बने बैठे हैं, इनको तुरंत उनके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए। और जिन्होंने वीडियो बनाई है, वो जो वहाँ लोग थे, उनके अगेंस्ट भी कार्रवाई ये होनी चाहिए कि उन्होंने उसको बचाया क्यों नहीं। जो लोग बिल्कुल। और दया, संतोष दया जी, है जहाँ जब एफआईआर, शमशेर भाई, जब एक किसी महिला ने अपने ऊपर आरोप लगाया उन्होंने कि मेरे साथ ऐसी इन्होंने रेप किया है, और उसके बाद 1 महीना तक उसके जो पुलिस वाले हैं कार्रवाई नहीं करते, तो किसकी शय पर नहीं करते? फिर ये जो लोग कहते हैं कि पैसा बिकता है, पैसे में लोग बिकते हैं, तो इसका मतलब वो सही है। अदरवाइज ऐसा क्या है कि एक बुजुर्ग कहे कि मेरे साथ रेप किया गया है और सरकार, ये पुलिस के कर्मचारी हैं जो कोई कार्रवाई नहीं करते, तो ऐसा क्या है? बिल्कुल, केवल और केवल कई सवालों को ऐसी चीजें जन्म देती हैं। केवल पैसा, ये जो 2 चीजें हैं, इन्होंने सारी व्यवस्था को खराब कर दिया, सारे सिस्टम को बर्बाद कर दिया, और इंसानियत बिल्कुल गिर चुकी है। मैं तो लानत ऐसे लोगों पर जो वृद्ध आश्रम चला रहे हैं, ऐसे बुजुर्गों को ही ऐसी हालत में रखते हैं जहाँ पर इस तरह से एक ऐसी बुजुर्ग महिला को पीटा जाता है। ये पाप के घड़ा भर जाना चाहिए। अब बिल्कुल, तो ऐसे हालात पैदा हो गए, पाप का घड़ा भर चुका है, नहीं हो सकता। बिल्कुल। संतोष जी आऊंगा और सोमवीर जी आपके पास भी आऊंगा, ये किस तरीके का मामला पूछूंगा आपसे, लेकिन उससे पहले 2 दर्शक जुड़ेंगे काफी देर से। राम अवतार मध्य प्रदेश से एक दर्शक है। राम अवतार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, कहिए सर। हेलो जी राम अवतार जी। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार जी राम अवतार जी। सर, ये माता पिता और बच्चों का ये पारिवारिक प्रॉब्लम है। यदि किसी कारण से परिवार उनको निकाल देता है, वृद्धाश्रम में जाते हैं या अनाथ आश्रम में जाते हैं, तो इसकी पूरी जवाबदारी शासन लेती है। शासन लेती है, शासन खर्चा देती है, और सुप्रीम कोर्ट के गाइड अनुसार हर थाने, हर जिले में एक SJPU पुलिस स्थापित की गई है। परंतु IAS और IPS की मन मर्जियों के कारण एक आरक्षक SJPU थाने में पोस्ट कर देते हैं, और शासन के आदेश भी नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी नहीं मानते। यदि जो नियम है कि हर SJPU का कर्मचारी, सामाजिक कार्यकर्ता, चाइल्ड लाइन का कार्यकर्ता हर आश्रम को महीने में 1 बार चेक करे और अपनी टीप लिखे, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। और हर थानों से सिपाही है, वो बैठे बैठे वहां से रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट के हर जिले के
हर हाई कोर्ट को SPRS कार्यालय से रिपोर्ट जाती है कि सब जगह ओके। ये सब IAS IPSओं की मनमानी है। और जो सामाजिक कार्यकर्ता बने बैठे हैं ना, ये कोई नेताओं के रिश्तेदार रहते हैं। ये भी घर में से आके और केवल मीटिंग में बैठ जाते हैं, बाल न्यायालय में। कहीं कभी कोई नहीं जाता किसी अनाथ आश्रम को देखने, चेक करने। और सोशल वर्कर नाम लिखाए हुए हैं कि हम सोशल वर्कर हैं। कोई सोशल वर्कर बता दे कि यदि मैं इस अनाथ आश्रम को या इस चाइल्ड होम को या इस संस्था को महीने में एक बार चेक करने गई या साल में एक बार चेक करने गई, कभी उनकी जीप दिखे? कभी नहीं दिखती जी। ना तो IAS IPS सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस मानता, ना सामाजिक कार्यकर्ता केवल नाम के लिए है कि हम मीटिंग में हमको बुला लिया जाए, हमारा नाम हो कि हम व्यक्ति क्या कहते हैं, किसी गरीब को सामाजिक कार्यकर्ता नहीं बनाया जाता। कोई डॉक्टर की बीवी है, कोई कलेक्टर की बीवी है, कोई IAS की बीवी है। जब तक देश में क्या कहते हैं सही प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी, ये समस्या बनी रहेगी। और जो पुलिस अधिकारी ने FIR नहीं लिखा है उसको तत्काल बर्खास्त होना चाहिए। पुलिस विभाग रेगुलेशन कहता है कि FIR गलत दर्ज करना, FIR दर्ज न करना, सीधे बर्खास्ती है जी। जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी कहीं सुधार नहीं होगा। मुख्यमंत्री वहां से आदेश कर देता है कि आप क्या कहते हैं SGOP थाने में TI पोस्ट करें। एक भी थाना आप कोई भी प्रदेश का देख लीजिए कि आपको एक TI पोस्ट मिल जाए। तो जब एक सिपाही से SGOP एक थाना चलता है तो कहाँ से चेक होंगे? एक जिले में कम से कम 15 क्या कहते हैं चाइल्ड होम है और वो सब लोग बड़े बड़े अफसर आ जाते हैं और वो एक मीटिंग हो जाती है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं राम अवतार जी, मैं बिल्कुल सहमत हूं इनकी बात और समोसा खाए। क्योंकि हालात आज ऐसे हो गए हैं कि कोई भी किसी की सुन ही नहीं रहा। ऐसे हालात हो गए हैं और सच में बदलने की जरूरत है। जो अधिकारी जहां बैठा है, चाहे वो इनका संचालक है, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट से है, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। जो लोग जहां बैठे हैं वहां उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, तभी बदलाव आ सकता है। क्योंकि जितनी बड़ी बड़ी NGOs में आप देखेंगे बड़े बड़े अफसरों की बीबी हैं जो NGO चलाती हैं और बड़ा पैसा वहां आता है और वो लोग केवल नाम के लिए मीटिंग करते हैं और एजेंडे में डाल दिया जाता है कि हमने ये किया, हमने वो किया। करा धरा कुछ नहीं है। हमारे जैसे जो गली गली घूमते हैं, यहाँ जो वृद्ध आश्रम है, यहाँ हमारे यहाँ लाडवा में है, कुरुक्षेत्र में, हर जगह हम जाते हैं क्योंकि हम देखना चाहते हैं जो बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं इनकी सेवा हो रही है कि नहीं हो रही है। कहीं कोई कमी हमें दिखाई देती है, हम वहाँ जाकर वो कमी पूरी करने की कोशिश करते हैं। जब हमें सोनीपत का केस लगा तो यहाँ से सोनीपत वाला केस हमने सॉल्व किया और उनको गिरफ्तार करवाया उस महिला को। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर हर जगह पर लोग ऐसे संजीदा हो जाएं तो ये जो समस्याएं काफी हद तक हल हो सकती है। राम अवतार जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं 100% सहमत हूँ आपकी बात से। चलिए, शुक्रिया राम अवतार जी, जुड़े आप हमारे साथ और आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। करीम खान मध्य प्रदेश से दर्शक है। करीम खान जी, स्वागत है आपका। हेलो जी करीम खान जी, स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्कार करीम खान जी। वृद्धाश्रम, अनाथालय और NGO जो चल रहे हैं जी, ये सिर्फ पैसों की फंड के लिए ये अपने अपने प्रोग्राम तय करते हैं। इसकी जिम्मेदारी प्रशासनिक जो जिम्मेदार अधिकारी है उसके ऊपर तय करनी चाहिए, सांसद और विधायक के ऊपर तय करनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर कमजोर है, ऐसे लोगों की देखभाल नहीं होती। ये सिर्फ पैसे और बनाने का जरिया बन गया है। कम से कम जिम्मेदार अधिकारी को ये पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ कितने वृद्धाश्रम चल रहे हैं, कितने अनाथ आश्रम चल रहे हैं, कितने NGO चल रहे हैं। कम से कम उनकी ड्यूटी बनती है कि दिन में एक बार एक अधिकारी को भेज के वहाँ के हालचाल ले लिए जाए जी। आजकल भ्रष्टाचार का तो जमाना चल रहा है। भ्रष्टाचार इस चरम सीमा पे है कि कुछ कह नहीं सकते जी। उसमें उन वृद्धों की सुरक्षा कैसे तय, उन अनाथ आश्रम की सुरक्षा कैसे करता है? संवेदनहीन हो गया है आदमी। हम अपना जन्मदिन मनाते हैं अनाथ आश्रम में जाके। ऐसी सोच होना चाहिए। ये कैसे सोच के लोग हैं, इसके लिए कोई तय नहीं कर सकता कि जिम्मेदारी क्या हो। उस विधायक और सांसद और अधिकारियों के ऊपर जिम्मेदारी तय होना चाहिए कि आपके क्षेत्र में कैसा चल रहा है। ये निराश्रित लोग हैं, इनको आश्रय की जरूरत है। इसको नेक काम, पुण्य काम समझ के अगर करें तो ये तय होता है कि
कम से कम आदमी संवेदनशील होना चाहिए। जी शुक्रिया करीम खान जी। सोमवीर जी आपके पास आना चाह रहा हूँ। एक दर्शक और जुड़ गए हैं, अशोक कुमार है तोशाम से। अशोक कुमार जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार अशोक जी। मैं ये कह रहा था जी, हरियाणवी भाषा में एक बात कहते हैं कि मैं लो खोटा कि मैं लोहार खोटा। मतलब कहने का मतलब है बच्चे और जो उनके माता पिता है उनकी एडजस्टमेंट ना होना और इनका कार्ड बनता है और वो मान लिया बाहर निकल गए तो जब घर में सम्मान नहीं हुआ तुमको बाहर भी नहीं मिलेगा। जहाँ तक संभव हो ना तो दोनों को सोच के भाई घर से अच्छी कोई जगह नहीं होती। ठीक है, ये बाहर में और ये जो अनाथालय लगा लो चाहे वृद्ध आश्रम, ये कारावास से कम नहीं है। जो घर में कुछ नहीं है तो बाहर उनको क्या मिलेगा। तो उनको चाहिए कि वो घर में एडजस्टमेंट करके बच्चे में और वो माता पिता रहे तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल पारस्परिक तालमेल होना चाहिए, अशोक कुमार जी का कहना है। शुक्रिया अशोक जी। सोमवीर जी आपने बहुत से लोगों को सुना, संतोष जी को आपने सुना, और ये जो मामला है किस प्रकार का मामला ये बनता है, इस पर कार्रवाई किस प्रकार से होनी चाहिए? देखिए शमशेर जी, हम सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो आपने वीडियो दिखाया, जो भी आपने न्यूज दी है, ये बहुत ही शर्मनाक और एक आज के समाज का जीता ज्वलंत उदाहरण है जिससे हमारे समाज के पूरे समाज के सर डूब जाता है। दूसरा, अगर हम इसको डिटेल में देखें तो इसको हम दो हिस्सों में बांटते, एक सामाजिक बुराई है ये और एक कानूनी अपराध। पहले अगर हम सामाजिक बुराई को देख के चले तो सबसे पहले सरकार की ड्यूटी है कि क्योंकि सरकार जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जन लोक कल्याणकारी सरकार होती है, वेलफेयर स्टेट। तो इसमें जो भी नागरिक है, बच्चा है, जवान है, वो दुखी है, कोई जरूरी वृद्ध आश्रमी हो, और जो इतने वृद्ध है या बीमार है, अपंग है, इनको प्रॉपर सुविधा देना, खाना पीना, रहना सहना करना, इनका सरकार की एक बेसिक ड्यूटी है, कानूनी बाउंड है सरकार। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ी पार्टली बुजुर्गों को हेल्प दी गई तो देवीलाल जी ने शुरू की थी, बड़े हम उनके प्रशंसक हैं और बात हमें जो सच्चाई माननी चाहिए, और अब भी थोड़ी बहुत है लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। दूसरी बात जो हम बात करें तो सरकार को तो ये कि इनको एक एक करके बिल्कुल पटवारी से इनकी सर्वे रिपोर्ट मांगे, किस गांव में कितने बुजुर्ग है जो असमर्थ है, जिनकी मजबूरी है कि उनको वृद्धाश्रम में जाना पड़ रहा है, तो एक तो उनका समुचित जो है ना व्यवस्था वहीं कर दे तो बड़ी अच्छी बात है। अब आइए आप इन पे एनजीओ पे देखिए तुमसे जी, एनजीओ का कानून कुछ ऐसा है, बहुत पुराना कानून है। तो कानून ऐसा है कि एक बार इसमें 4-5 आदमियों का एक ग्रुप बन गया, वो ग्रुप बन के अगर उस मैनेजमेंट पे अगर कब्जा हो गया, उसको इलेक्ट हो गए, किसी तरह से उनको चार्ज मिल गया, तो उनके बाईलॉज और जो सिस्टम है वो इस टाइप का होता है कानूनी कि वो 4-5 आदमियों को आप निकाल सकते, क्योंकि वो बाईलॉज बदलते रहते हैं, इसको मेंबर बनाएंगे, वो अपने हिसाब से उसको चलाते हैं। और जहाँ पे इस तरह की मोनोपोली होगी, ये नेचुरल है कि वहाँ भ्रष्टाचार होगा, भ्रष्टाचार होगा, अव्यवहारिकता होगी, मानसिकता खराब होगी, अत्याचार होगा, जहाँ कोई चेक नहीं है वो नहीं होगा, और इनका एक कमाई का जरिया बन जाता है। हमारी जनता देती है वृद्ध आश्रम के लिए, बच्चों के आश्रम के लिए, हर आदमी आम देता है, कोई तो बिजनेसमैन है, थोड़ा बहुत हम लोग सभी लोग देते हैं। और उसके साथ साथ मोटी जो इनकी है वो ये क्या करते हैं कि जैसे हमारे संतोष बहन ने बताया, दूसरों ने बताया, ये एक बड़ा ग्रुप है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में अगर एक डिस्ट्रिक्ट में है, अगर वो कोई एनजीओ है या एक या अधिक है, तो वो एक ग्रुप है, वहाँ पे ऑफिसर, पॉलिटिशियन और दूसरे जो सो कॉल्ड समाज सेविक है, जो मेरे ख्याल समाज के विरोधी होते हैं, समाज का बुराई करते हैं वो लोगों का कनेक्शन होता है। वो इस एनजीओ को सभी नहीं है, बहुत सी ऐसी संस्थाएं अच्छा सेवा करती, काम करती, तुमको हम नहीं कर सकते, लेकिन वो एक कनेक्शन ऐसा बन जाता है। और आदमी जो उसमें बैठा है, चाहे वो लड़की है, बेटी है, चाहे बच्चा है, चाहे बुजुर्ग है, वो मजबूर है, उसके कोई कानूनी हक है ना, उसको कहीं जाने को रास्ता है, वो एक मजबूर है, कुछ 4 दीवार के बाहर नहीं जा सकता। तो दूसरा, सरकार का लोक कल्याण सरकार होने के लिए मेरी अपील है कि सरकार इनको एक रेगुलाइज करे और इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और पब्लिक जो है उसके नुमाइंदे होने चाहिए, तब जाके कहीं ये लूटपाट से और इन अत्याचारों से बचा जा सकता। अब आज अब कानून निकल, जहां तक ये जो हादसा हुआ है, ये जो देखा है,
सबसे पहले तो शमशेर जी उस बुजुर्ग महिला को, हमारी माता को ट्रेस करे पुलिस, सबसे जरूरी है। जब आपके पास वीडियो आया तो इसका मतलब वीडियो पहले बना हुआ है, क्या पुलिस को जानकारी नहीं है इसकी? पुलिस का सबसे पहला प्रशासन का ड्यूटी है, बोलते सबसे पहले उस औरत को ट्रेस करे, वो जिंदा है या उसको कहीं गायब कर दिया गया, या मैं कह रहा हूँ हो सकता है मार भी दिया, क्योंकि कितने ही ऐसे इंस्टांस है कि गवाह को, कंप्लेनेंट को तो भगा दिया जाता है, क्या पैसे देकर कर दिया जाता है, बिल्कुल ठिकाने लगा दिया जाता है। तो सबसे पहले तो उसको ट्रेस करे। दूसरी बात, अगर पुलिस की लापरवाही पहले हुई है, जैसे आपने रिपोर्टर बताया कि वो जो है वो और गई है, जैसे आपने पता एफआईआर दर्ज, मुझे लगता है इस सर्कमस्टेंसेस से एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। उन्होंने जाके कंप्लेंट लिखवाई होगी या कंप्लेंट दी होगी। कंप्लेंट देने के बाद अगर एफआईआर लॉन्च हो जाती है तो पुलिस हरकत में आना जरूरी है, लेकिन वो मुझे लगता है पुलिस ने एफआईआर ही दर्ज नहीं की। तो अगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की तो एकदम तुरंत अभी एफआईआर दर्ज करे 376 के खिलाफ, क्योंकि देखिए 376 का लो ही है, थोड़ा सा दूसरी धाराओं से अलग होता है। 376 में जो पीड़िता है, जिसके साथ रेप हुआ है या वो आरोप लगाती है, उसको बयान पे ही पूरा केस दारमदार होता है, उसके बयान को भी फर्स्ट में फेस ही सच्चा माना जाता है, जब तक कि वो किसी तरह से डिस्प्रूव न हो जाए, भाई ये लालच में था, किसी लोग लालच में था, दबाव में था या किसी और लालच में था। जब तक नहीं हो जाता ये चीजें, 2-3 चीजें प्रूव नहीं होती, तब तक उसका बयान को विश्वसनीय माना जाता है। और प्रोविजन है, सीआरपीसी प्रोविजन है, और होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइन और इवन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि कोई भी औरत अगर एलिगेशन लगाती है तो आप तुरंत करेंगे। तो पुलिस ने अगर इसने कंप्लेंट दी और कंप्लेंट रिपोर्ट बनाया तो पुलिस वाले वो प्रोसिक्यूट होते हैं, सस्पेंशन या डिपार्टमेंट इंक्वायरी नहीं है, उसको सजा है, सजा प्रोसिक्यूशन करना चाहिए, उसको दे शुड बी अरेस्टेड। तो ये सारा जो मसला बनता है ये इतना गंभीर है कि इसमें सामाजिक बुराइयां भी सारी शामिल है, एनजीओ के लुटेरे डकैत हैं इसमें मिले हैं, और शासन की कमी है, पुलिस की लापरवाही है। और पुलिस को अब तक क्या है, अब तक क्या रिपोर्ट है, क्या किया पुलिस ने अब तक? जब तक वीडियो शमशेर जी आपके चैनल पे आ जाता है, उससे मेरे पास था, क्या पुलिस को नॉलेज नहीं है, क्या पुलिस के पास वीडियो नहीं गया होगा? बिल्कुल, अभी तक क्या किया उन्होंने? बिल्कुल, पुलिस की कार्यशैली भी करें और उसको ट्रेस करें, उसको महिला को, और ट्रेस करके उसके बयान लिखिए, बयान के हिसाब से करें। दूसरा तुमसे भी एक बात और कहना चाहता हूँ, जल्दी से, ये जो एनजीओ है इसमें आप एक को निकाल दोगे, 3 आदमी पर एलिगेशन है, एक ने वीडियो बनाया, एक ने 2 ने रेप किया, एक दो और नाम ले सकती है, लेकिन मेरा कहना है कि 5 आदमियों निकालने से वो बुराई खत्म नहीं हो जाएगी। जो भी मैनेजमेंट है, जो भी अब करता धरता है, उनका A to Z इवन सिक्योरिटी गार्ड तक को सस्पेंड करो, उनके खिलाफ मुकदमा करो, क्योंकि वो इस चीज के लिए हर आदमी लायबल है। और जो संचालक है, जो अध्यक्ष है, जो सचिव है, वो सारे के सारे 120 120B में ऑफेंसिव है, क्योंकि उनकी ड्यूटी थी कि जो देखिए अमानत है एक तरह से, जो आदमी गया है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, आप किसी के घर में जाते हो, आपको मारे पीटेगा, आपका सामान खींच लेंगे, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि प्रशासन को पुष्टि दिखानी चाहिए, प्रशासन को, सीएम साहब को, आपकी सरकार को, भारत सरकार को, और महिला कल्याण की जो संस्थाएं बनी हुई है, महिला कल्याण आयोग बना हुआ है, एक स्टेट मिनिस्टर का दर्जा हमारी महिला कल्याण समिति की जो कमीशन की महिला है, चेयरपर्सन, उनको मिलता है। क्या कर रहे हैं वो? बिल्कुल, उनसे क्या कर रहे हैं जी सोमवीर जी? बिल्कुल, बहुत से ऐसे गंभीर मसले हैं। हमारे हरियाणा के महिला कमीशन की जो कल्याण कमीशन की चेयरमैन है, कोई आया उसका बयान, कोई हुआ कुछ? बिल्कुल, ये मसला बड़ा गंभीर है सोमवीर जी। संतोष दहिया जी, आप दोनों से मैं इस पूरे मामले को लेकर चर्चा कर रहा था, दर्शकों ने भी अपनी महत्वपूर्ण राय दी। मामला गंभीर है और इस मामले की गंभीरता को समझते हुए प्रशासन को इसके सुध लेनी चाहिए, और जो लोग इसमें दोषी हैं, जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, हमारे खास कार्यक्रम सवाल आपका में जुड़ने के लिए। मसला गंभीर है, एक महिला के साथ मारपीट की जाती है, वीडियो बनाने वाले लोग वीडियो बना रहे हैं, महिला को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। एक और मामला पहले सामने आया था कि एक महिला ने यहाँ पर जो कार्यरत कर्मचारी, उनके ऊपर ये आरोप लगाया कि रेप किया उन दोनों लोगों ने, लेकिन अब तक पुलिस की तरफ से कोई काम नहीं किया गया। बड़ा मुद्दा है, इस मुद्दे पर जब तक छानबीन प्रॉपर तरीके से नहीं हो जाती, खबर फास्ट इस पर चर्चा करता रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।